हाल ही में अमेरिका के द्वारा अलास्का से तेल निकालने की परमिशन दे दी गई है। कौन निकालेगा? अलास्का कौन से देश का हिस्सा है? कई देशों को, कई विद्यार्थियों को तो शायद ये भी ना पता हो। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर यूनाइटेड शब्द यूज किया जाता है स्टेट्स के आगे, इसका मतलब कई राज्यों से मिलकर अमेरिका बना है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स 50 है वहां पर। 50 स्टेट के अंदर एक राज्य अलास्का है। ठीक है, अलास्का नामक राज्य अमेरिका का ही राज्य है। एक बेहतरीन सवाल पूछता हूं मैं, चलिए। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। प्रसाद, सूरज, नीरज, आचार्य, कार्तिक, डीएम साहिब, रविंदर, आशीष, सभी के जवाब सही हैं। वेस्ट में है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब जानते हैं। चलिए मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अमेरिका के बारे में अच्छे से जानते हैं तो बताइए, अमेरिका का वो कौन सा राज्य है? अब अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी और राज्य से साझा नहीं होती? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। तो यूएस अप्रूव कंटेंशियस ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन अलास्का। खबर इसलिए है, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स अलास्का ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अमेरिका के अंदर बाइडेन प्रशासन ने अनुमति दे दी अलास्का से तेल निकालने की। ये सुर्खी हो गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए हमने जो सवाल पूछा, आप में से बहुत सारे साथियों ने जवाब भी दे दिया, तो मैंने इसीलिए आपसे घुमा घुमा के सवाल पूछा। मैंने क्या कहा था आपसे? अमेरिका का वो कौन सा राज्य है जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता? तो जवाब है उसका अलास्का। ये रहा अलास्का मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, अलास्का अमेरिका का राज्य है, लेकिन यह कनाडा से बॉर्डर साझा करता है, अमेरिका के अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है। बोले सर इतना दूर जाकर के इन्होंने यह राज्य कैसे बनाया? मैंने कहा इसके पीछे की कहानी है। क्या कहानी है? 19वीं सदी की कहानी है। मतलब उत्तरार्ध में हुआ यह था कि अलास्का जो है ना, वो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। रूस लगभग 1860-70 के दशक में क्रीमिया वॉर के चलते घाटे में चला गया था। घाटे में चला गया तो कहते हैं ना, घर बिक जाते हैं, ऐसे रूस ने अपना एक हिस्सा बेच दिया। रूस के इस हिस्से का नाम अलास्का था। यह खरीदा था तत्कालीन यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे सीवर्ड। सीवर्ड नाम के व्यक्ति ने उस समय इसे लगभग $7.5 मिलियन में खरीदा था। बात है ये लगभग 1869 की। उस समय जब खरीदा था तब यह हिस्सा असल में हुआ रूस का करता था, लेकिन तब से यह हिस्सा अमेरिका का है। यही कारण है कि यह अमेरिका के अन्य राज्यों से अलग बैठा हुआ है। ठीक है, तो अलास्का वर्तमान में अमेरिकी राज्य है, और चूंकि यह राज्य कनाडा से बॉर्डर रखता है, कनाडा जो कि टेम्परेट रीजन में है, तो यहां पर बेहतरीन बर्फ पड़ती है। यह वाला सर्कल आर्कटिक सर्कल के क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो यहां पर बर्फ ही जमी रहती है। इतनी बर्फ जमी रहती है कि अमेरिका के कई लोग तो 1869 के अराउंड लिए गए सीवर्ड के डिसीजन को उसकी गलती मानते थे कि भैया इतना पैसा खर्च करके इस वीरान जंगल को क्यों खरीद लिया? कारण, क्योंकि यहां पर केवल बर्फ है, यहां कोई रह नहीं सकता। इस कारण से अलास्का को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है सीवर्ड फॉली। किस नाम से जाना जाता है? सी वर्ड फॉली। हाँ भाई, मैं जिस तरह की ये चीजें आप लोगों को बताता हूं ना, सी वर्ड की गलती के नाम से जाना जाता है इसे। आप में से बहुत सारे लोग मैप के अंदर जिज्ञासाएं रखते होंगे। कभी हमें एक सलाह दीजिएगा, हम और आप मिलकर के एक प्रयास करना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा है मैप को पढ़ने की, केवल और केवल मैप जानना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो मैप की मैं अलग से कुछ 15-20 दिन की क्लासेस रख दूं, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर अपने एप्लीकेशन पर, अगर आपकी इच्छा हो। क्योंकि ये मैप के बारे में जानना, जिज्ञासाएं शांत करना, कौन सी नहर कहां पर है, कौन सा किनारा, कौन सा ऊंचा पर्वत कहां पर है, कौन सी स्ट्रेट कहां पर है, कौन सी गल्फ कहां पर है, तो मैं ये सारी क्लासेस अगर आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन पर एक बहुत ही नॉमिनल कीमत के बैच में ला सकता हूं। आपकी इच्छा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि इस तरह की दिक्कतें आर पार खत्म ही हो जाएं। 15-20 दिन का एक बैच निकालेंगे, बहुत ही शानदार सा, उसमें इसको कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए हम सीवर्ड फॉली की बात कर रहे हैं। जब यहां पर बर्फ बहुत है तो लोगों को बड़ा संशय यह हुआ करता था कि इसको खरीदा क्यों। लेकिन समय बीतता गया तो जानकारी मिली कि यहां पर तो तेल के प्रचुर भंडार हैं। इतना तेल है यहां पर कि अमेरिका जितना तेल अभी निकालता है खुद के यहां से, उससे भी
कहीं ज्यादा तेल यहां पर उपलब्ध है, लेकिन ये तेल की जानकारी अब जाकर पता चली। तो ये अमेरिका के लिए इस समय तो बहुत ही ब्यूटीफुल काम हो गया कि इसे बहुत सारा लाभ हो गया। अब ये जो लाभ इसे हुआ है, इस लाभ में एक चैलेंज जुड़ गया। हाँ भाई, आपके मतलब कमेंट्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं और आप में से बहुत सारे साथी चाहते हैं कि हम इस तरह का कोई बैच लेकर आए, जल्दी ही हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग तो प्राइसेस भी बताने लग गए कि इतने में लाइएगा, डिसाइड कर लेंगे हम, है ना, चिंता मत करिए, जरूर करेंगे। तो अब यहां पर क्या प्लान हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर क्षेत्र हमने देखा, यहां पर ऑयल के भंडार हैं। ऑयल के जो भंडार यहां पर मिले, उन ऑयल के भंडारों ने अमेरिका के लिए गजब का एक लाभदायक पल बना दिया। मुसीबत यह हो गई कि जहां ऑयल के भंडार मिले वहां प्रॉपर बर्फ है, और साथियों बर्फ यानी ग्लेशियर अगर पिघल गए तो पर्यावरण के लिए संकट है। अगर वहां से तेल बाहर निकाल लिया तो उससे प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा, कार्बन बाहर आएगा, कार्बन बाहर आएगा, एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, दो काम होंगे, कुछ देश के हिस्से डूब जाएंगे, कुछ देशों के हिस्से डूब जाएंगे। जैसे डूबने के डर से हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बदल ली, ऐसे ही डूबने का डर दुनिया के बहुत से देशों को और सताने लगेगा। नैसर्गिक और स्वाभाविक सी बात यह है, जिन्हें डूबने का डर लगेगा वो विरोध करेंगे। आपको भी पता होना चाहिए, अगर ग्लेशियर पिघल गए तो ना तो नदियों में पानी बचेगा और ना ही बारिश में दम। इस तरह की स्थितियां अगर हो गई तो यह पर्यावरण के लिए संकट है। इसका मतलब क्या हुआ, तेल मिलना जहां अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि है, वहीं पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती है। मैंने आप लोगों को अक्सर एक लाइन सिखाई है जिसे आप किसी भी आंसर के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, क्या कि पर्यावरण के मतलब विकास के साथ साथ पर्यावरण की क्षति होती है। इस बात से आप सहमत हैं या असहमत, आंसर लिखें। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अलास्का में डेवलपमेंट के नाम पर अगर तेल निकलना शुरू हुआ तो उसकी एवज में यहां से तेल के साथ ग्लेशियर पिघलेंगे तो पर्यावरण की क्षति होगी। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन ने, यानी कि इससे पहले जो रिपब्लिकन्स की अमेरिका में सरकार होती थी, उन्होंने तो अलास्का से तेल निकलने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि ट्रंप वो आदमी था जो पर्यावरण के समझौतों को नहीं मानता था। बाइडेन जब आए तो ट्रंप के फैसले पलटते हुए कहे थे चुनाव प्रचार में कि अगर मैं आया तो मैं अलास्का से तेल नहीं निकालूंगा, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए पर्यावरण प्रेमियों ने बाइडेन को जिता दिया था। लेकिन बाइडेन सरकार की खबर, यूएस अप्रूव कंटेंशियस ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन अलास्का, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स अलास्का, यह बाइडेन के डुलमुल रवैये को दिखाता है। यह दर्शाता है कि बाइडेन और ट्रंप दोनों ही कुछ नहीं हैं, ये केवल स्वार्थी हैं और मौका परस्त हैं। यही कारण है कि इस समय अमेरिका में एक मीम गजब का वायरल हो रहा है। जिस वायरल मीम के अंदर मैं वो दिखाना चाहूंगा, वो चला गया, लाए तो थे यार हम, और बोले भी थे हम अपनी टीम को उसको आगे पीछे करने। ये देखिए, हाँ मैं इसको पूरा सुनाऊंगा आपको। बाइडेन ने 2020 में कहा था, क्या कहा था, नो मोर ड्रिलिंग ऑन फेडरल लैंड, नो मोर ड्रिलिंग इंक्लूडिंग ऑफशोर, नो एबिलिटी फॉर ऑयल इंडस्ट्री टू कंटिन्यू टू ड्रिल। Today, Biden approve a massive new drilling project in Alaska, lie like is thus as unacceptable। जरा खबर दोबारा सुने। बोलिए महाराज, चुप हो गए, घबराइए नहीं, इंडिया है। अरे चुप हो गए। सारी बोल रहा है, कोई नहीं, जिन्होंने सुन लिया बढ़िया है, बोले थे खूब, बहुत तेज बोले थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फिलहाल इनकी मजाक बन रही है, तो हम घटना को वापस आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अलास्का की जो कहानी आपको बाइडेन से रिलेटेड आकर के सुनाए, वो आपने सुन ली। बाइडेन की गलती हुई है, ये दुनिया मजे ले रही है। अब देखिए, थोड़ा मैं इस घटना को और आपको बताता हूं। मैंने सवाल क्या पूछा था आपसे, बताइए अलास्का के साथ में बेरिंग स्ट्रेट पूर्व में है कि पश्चिम में है। देखो भैया, मैप पढ़ने का तरीका ऊपर ईस्ट, नीचे वेस्ट,
क्या बोल रहा हूं मैं, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो ये रहा बेरिंग स्ट्रेट जो इसके बगल में से यानी वेस्टर्न साइड से निकल रहा है। तो अलास्का के वेस्ट से बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट सामने रशिया स्थित है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। डन हो गया। अच्छा, अब जब हम अलास्का देखते हैं तो इसके उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो उत्तर की तरफ एक जगह यहां पर दिखाई देता है बियोफोर्ड सी, इसके एक तरफ दिखाई देता है गल्फ ऑफ अलास्का, एक तरफ दिखाई देता है बेरिंग सी। साथियों, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसके आसपास के लोकेशन फैक्टर्स को मजबूती से तय कर लें। बियोफोर्ड सी देख लिया, चुचकी सी देख लिया, बेरिंग सी देख लिया, गल्फ ऑफ अलास्का, यह मैपिंग के अंदर लोकेशन जानने का तरीका होता है। फिलहाल यहां पर 7.33 लाख पॉपुलेशन रहती है, 7.5 लाख के अराउंड अलास्का के अंदर पॉपुलेशन निवास करती है। अब थोड़ा और गहराई से ले सकते हैं। 1799 से लेकर के 1867 तक अलास्का रशिया का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस अलास्का को खरीद लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने खरीदा तो किसके कारण खरीदा, तो हम आपको बता रहे थे 1867 में, 1869 बोल रहा था, फैक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग था मैं, 1867 में खरीदा था। 1867 में अमेरिका ने किससे खरीदा, रूस से खरीदा। कौन था वो व्यक्ति जो ये खरीदने गया था, उसका नाम सीवर्ड था। सीवर्ड कौन था, वो उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी गृह मंत्री अमेरिका का हुआ करता था और उसने इसे खरीदा था कितने में, 7.5 मिलियन में। किसके लिए खरीदा था, अमेरिका के लिए खरीदा था। अमेरिका चूंकि यहां पर केवल बर्फ देखता था, आप सोचो आज भी यहां मात्र 7.5 लाख लोग रहते हैं, तो ये वो वाले लोग हैं जो इग्लू फिग्लू बना के रहते हैं ना, बर्फ के घरों में निवास करते हैं, कुछ वैसे लोग हैं, पूरे टाइम यहां पर बर्फ रहती है। ऐसी स्थिति में ये जो हालात यहां के हैं, 7.5 मिलियन के अंदर ये जो जगह खरीदी थी, ये लंबे समय तक अमेरिका के द्वारा सीवर्ड फॉली कही गई। फॉली का मतलब होता है कि गलती हो गई साहब उनसे, वो जानबूझकर नहीं कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा अलास्का के अंदर बने हुए इस क्षेत्र को यह नाम दिया गया। ठीक है, रशिया ने अमेरिका को अलास्का क्यों दिया, आपके मन में अब तक यह प्रश्न बहुत अच्छे से आ चुका होगा, क्योंकि रशिया मात्र बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करके ही तो अपने साथ अलास्का रखा करता था। जवाब इसका है कि वो वंस अपॉन ए टाइम क्रीमिया के अंदर काफी कुछ हार गया था, लॉस हो गया था, उसकी जीडीपी को काफी नुकसान हुआ था, जिसको कंपनसेट करने के लिए उसने अलास्का को बेच दिया था। अलास्का 1867 में जाकर के अमेरिका का हिस्सा बना, जिस अमेरिका ने इसे उस समय $7.2 बिलियन का खरीदा था, आज वहां का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो $50 बिलियन है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे समझदार लोग जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि वो जमीन, चूंकि जमीन बढ़ने वाली तो है नहीं, समय ले सकती है लेकिन वैल्यू देकर जाती है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हुआ। आज यहां की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर एनम $50 बिलियन क्रॉस हो चुका है। तो अलास्का की जो परचेज ट्रीटी है ना, वो एक प्रकार से अमेरिका के लिए बहुत जबरदस्त काम की रही। जिस समय यह खरीद हुई थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन हुआ करते थे। आप पूछेंगे, आपने ये जो जानकारी हमें अतिरिक्त दी, ये तो करंट से जुड़ी हुई कहीं थी ही नहीं। मैंने कहा बहुत सही कह रहे हैं आप, यही तो कारण है कि हमारे सेशन ना चाहते हुए भी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा जानकारी देते हैं। वो जो जानकारी हम देते हैं ना, असल में उद्देश्य उसका यह होता है कि इस बात को जड़ से ही खत्म कर दो, ताकि भविष्य में आप फुल बिंदास तरीके से नॉलेजफुल होकर काम करें। तो मेरे प्यारे साथियों, यूएस परचेज्ड अलास्का फ्रॉम रशिया जस्ट इन $7.2 मिलियन इन 1867। यह है वो एग्रीमेंट जिसके आधार पर इन्होंने खरीदा था। अलास्का दिखता कैसा है, पूरी तरह बर्फीला दिखता है। अब हालात क्या हैं, ऐसा लगता है कि यहां पर केवल और केवल बर्फ में ही ड्रिलिंग हो रही है। यहां पर आप बर्फीले क्षेत्र में जब ये देखते हैं तो स्वाभाविक है कि इस जगह नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व जो भंडार मिले हैं, अगर वो अपने द्वारा कार्बन निकालना शुरू किए, क्योंकि पेट्रोलियम रिजर्व निकलेंगे तो उनके लिए रिफाइनरी लगेगी, रिफाइनरी लगेगी तो पॉल्यूशन बाहर आएगा, पॉल्यूशन बाहर आएगा तो कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति
स्थिति में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जिस क्षेत्र में तेल पाए जाने की बात हो रही है, यह वर्तमान में विवादों के साए में फंस चुका है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, चूंकि यह क्षेत्र आर्कटिक के जोन में पड़ता है, आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है, तो बर्फीले क्षेत्र में अगर यह कारनामा हुआ तो यह अपने आप में कार्बन बॉम्ब की तरह ट्रीट किया जाएगा। यही तो आपकी न्यूज यहां पर बन रही है। 13 मार्च की आप खबर देखते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव ह्यूज अलास्कन प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है विलो ऑयल प्रोजेक्ट। क्या नाम रखा गया है? विलो ऑयल प्रोजेक्ट। ये विलो क्या है? असल में यहां पर एक जगह है, उस जगह का नाम विलो है, इसीलिए लोग जब विरोध कर रहे हैं, टेक्निकल टीम भी ध्यान दे कि जब इस वीडियो को आप अलग से काट कर डालें तो याद रखें कि उसमें विलो ऑयल प्रोजेक्ट जरूर मेंशन करें, क्योंकि यही एक कीवर्ड है जिसकी वजह से यह विरोध में हो रहा है अमेरिका के अंदर। विलो नामक जगह है जिस जगह पर अलास्का के अंदर तेल मिला है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में ऑयल मिले, वैसे ही अलास्का के विलो नामक स्थान पर तेल के भंडार हैं। यह रहा विलो प्रोजेक्ट जो आपको गूगल मैप पर भी दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा होगा कि अलास्का में जहां पर स्थित है ब्रुक्स रेंज के ऊपर नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व, और उसके उत्तर पूर्व में इस कॉर्नर पर स्थित दिखाई देता है विलो प्रोजेक्ट, जिसका हो रहा है विरोध। कहां हो रहा है? तो विरोध यहां पर पूरी तरह से लोगों के द्वारा चल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, लोग यहां पर लिख रहे हैं, डिफ्यूज विलो क्लाइमेट बॉम्ब, स्टॉप विलो। आप ये जो प्रोटेस्टर्स को यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, वहां पर क्या थंबनेल चल रहा है? स्टॉप विलो। लोग प्रोटेस्ट करते समय हाथ में क्या तख्तियां लेकर खड़े हैं? लिखा हुआ है स्टॉप विलो। अगर आपको देखने में समझ में आ रहा हो, डिफ्यूज मतलब कि बॉम्ब को पिचका दो, बर्बाद कर दो, निष्क्रिय कर दो। किसको? जो कि विलो के अंदर आप फोड़ने जा रहे हो। कैसा बॉम्ब? क्लाइमेट बॉम्ब। क्लाइमेट बॉम्ब क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, इसीलिए लोगों को तख्ती लेते हुए आप देख रहे हो स्टॉप विलो। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई अथवा नहीं आई? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? विलो की कहानी क्लियर हो गई, प्रोटेस्ट की कहानी क्लियर हो गई। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है यह समझ में आ गया? कारण, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने इसे अनुमति दे दी। अब आप पूछेंगे, अनुमति दे दी, इसको आप ऐसे क्यों बता रहे हो? क्या यह पहले सुर्खियों में था क्या? मैंने कहा जी हां। असल में इनसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी थी, लेकिन तब बाइडेन की पार्टी और पर्यावरण कार्यकर्ता ट्रंप के पीछे पड़ गए थे कि तुमने ये गलत परमिशन दे दी। अब गलत परमिशन दे दी, इस कारण से बाइडेन जब चुनाव में उतरे तो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कैंपेन करते हुए कहा कि जब मैं जीतकर आऊंगा तो अलास्का में कोई ड्रिलिंग नहीं होगी, या फिर कोई भी तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग नहीं होगी, ताकि पर्यावरण को नुकसान हो। भाई साहब, इतना होते ही खेला हो गया। द लैंड इज बिकमिंग सिक। Loss of taste and smell, dizziness, aggression in young men, respiratory illnesses, cancers, and even changing the sex of a child in the womb from male to female. Stop Willow! Stop Willow, ये यहां पर कैंपेन चल रहा है। ठीक है, अब अच्छा, अब साहब यहां पर एक कंपनी का नाम आता है और उस कंपनी का नाम है कॉनकोफिलिप। अब ये कॉनकोफिलिप क्या है? असल में ये कंपनी है जो यहां से तेल निकालेगी। अब लोगों ने पूछा कि बाइडेन अपनी इज्जत को दांव पर लगाने के लिए क्यों तैयार हुए? इसके पीछे की कहानी कुछ और है। कहानी क्या है? असल में इस जगह को, यानी विलो नामक जो जगह है, इसको कॉनकोफिलिप ने 20 साल पहले ही लीज पर ले लिया था तेल निकालने के लिए। 20 साल से यह लैंड इस समय कॉनकोफिलिप के पास इस इंतजार में है कि कब सरकार अनुमति दे और हम तेल निकाले पहुंचे। मुसीबत क्या है भाई साहब? सरकार इजाजत नहीं दे रही, जिससे कॉनकोफिलिप को रोजाना नुकसान हो रहा है। कॉनकोफिलिप अगर आज भी परमिशन नहीं पाती है तो यह कोर्ट पहुंच करके बाइडेन के खिलाफ केस करेगी, जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार को $5 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। अब वो $5 बिलियन का हर्जाना दे, इससे बेहतर है कि कॉनकोफिलिप को तेल निकालने की अनुमति दे दे, और हुआ भी यही। तो अब जो न्यूज चल रही है, दैट इज
विलो के अंदर आप ड्रिलिंग रोको या कॉनको फिलिप जो कंपनी है उसके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को रोको, यही इस समय डिमांड चल रही है। और लोग प्रोटेस्ट करने वालों ने प्रॉपर तरीके से एक डोनेशन का पेज और बना लिया है, जिसके माध्यम से वो लोगों से फंड एकत्रित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो ये विलो प्रोजेक्ट है, ये पूरी तरह से, पहली बात तो बाइडेन का जो क्लाइमेट गोल है उसके खिलाफ है, दूसरी तरफ कॉनको फिलिप को वेस्टर्न आर्कटिक में ये करके देना अपने आप के अंदर आने वाली भविष्य की संभावनाओं को इजाजत देना है। जैसे यहां पर 3 बिलियन बैरल तेल है, जो कि तेल निकलने पर विलो क्षेत्र के अंदर पॉल्यूशन को बढ़ाएगा, और गैस अगर निकल गई, लीक हो गई, तो यहां के वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देगा। ऐसे वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं जो यहीं पर पाए जाते हैं और क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जो सफेद भालू, रेंडियर, ये जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर संकट उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, ना केवल ग्लेशियर पिघलेंगे, ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, अपितु वहां पर रहने वाले पर्यावरण के जो जीव हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर विरोध हो रहा है। चूंकि बाइडेन ने कभी कहा था कि मैं कभी भी ड्रिलिंग नहीं करूंगा, इसलिए लोग बाइडेन की इमेज से जोड़कर इस चीज को देख रहे हैं कि बाइडेन ने लोगों से झूठ बोला। जब चुनावी वादे में थे तब तो बाइडेन ने इतनी सारी बातें बोली थी, आज जब चुनाव जीत करके वो राष्ट्रपति हैं तो बातों से पलट गए हैं। इस आधार पर बाइडेन का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने पॉलिसी शिफ्ट कर ली है। ऐसे ही आपने देखा होगा बाइडेन के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ज्यादा हो रहा है। आपको याद होगा सऊदी क्राउन प्रिंस जो थे, उनको भी बाइडेन ने यह कहा था चुनाव प्रचार में कि अगर मैं सत्ता में जीतकर राष्ट्रपति बन गया तो मैं क्राउन प्रिंस के ऊपर जो पत्रकार खशोगी है उसकी मौत का केस चलाऊंगा। लेकिन जैसे ही खुद जीतकर सऊदी अरब मिलने चले आए खशोगी से, तुरंत आकर के उन्हें माफ कर दिया कि मैं आपके ऊपर से केस हटाता हूं, अमेरिका के हित में रहेगा यह काम। इसका मतलब अगेन बाइडेन ने अपने कई ऐसे मुद्दों से पीछे हटने का काम किया है जिससे लोगों का ना केवल बाइडेन पर बल्कि अमेरिका पर ट्रस्ट कम हुआ है। इसी के साथ साथ चूंकि बाइडेन ने ट्रंप के आर्कटिक ड्रिलिंग लीज को कैंसिल किया था, तो लोग अब यही पूछ रहे हैं कि आपने किस आधार पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसे पुनः देने की परमिशन दे दी। कहा यह भी जाता है कि जब ट्रंप ने इस काम को इजाजत दी थी तो ट्रंप के इजाजत देते ही कोर्ट में केस हो गया था। कोर्ट में केस हुआ था, कोर्ट ने उस समय यह कहा था कि सारी पिटीशंस को मंगाया जाए और जांचा जाए कि क्या ये वाकई में पिटीशंस सही हैं। इसके बारे में यहां पर एक प्रॉपर तरीके से ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट को काम दिया गया। क्या काम दिया गया कि यहां की जांच करके वो बताए कि क्या वाकई में इस तेल के निकालने से अमेरिका में संकट उत्पन्न होगा। तो ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट करके जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने प्रॉपर तरीके से अपनी एनालिसिस अगस्त 2022 में देते हुए कहा कि जी हां, अगर तेल निकाले गए तो चैलेंजेस तो होंगे। इसके बावजूद भी अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यह काम कर रहा है तो यह किसी कार्बन बम से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया से 260 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, जो कि 70 नए कोयले के प्लांट के बराबर है। ऐसी स्थिति में यह बात अपने आप में बड़ी संदेहास्पद बन जाती है कि जिस पर्यावरण के संरक्षक होने का दावा बाइडेन किया करते थे, वो अपनी बात से पलटकर क्या केवल कॉनको फिलिप को दिए जाने वाले पैसे के डर के चलते अपनी बात से पलट गए। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। हमारा एप्लीकेशन जिस पर कोर्स अभी 1999 में दिया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी पूरे 1 साल की वैधता के साथ में। ज्योग्राफी वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रही है। मैपिंग की क्लासेस अप्रैल 1st वीक से शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आप में से जो भी साथी उसमें एनरोल होना चाहें वो हो जाएंगे। उसके लिए एक अलग से हम बैच लेकर आएंगे। अभी आपसे डिस्कशन हुआ है, आपने हामी भरी है, तो हम इसको पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 साल के लिए आपको कोर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी चारों सब्जेक्ट्स के साथ में। अगर आप में से अभी कुछ भी साथी ज्वाइन करना चाहें तो उसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1999 में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।